अनुराधा मैम हियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 साइकोलॉजी के चैप्टर 8 को कंटिन्यू करते हुए दो टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी। पहला टॉपिक है रिड्यूसिंग एग्रेशन एंड वायलेंस और दूसरा टॉपिक है हेल्थ। देखो, एग्रेशन और वायलेंस क्या होता है और क्या कॉजेज हैं एग्रेशन डेवलप होने के, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने सारे कॉजेज बताए थे जो एग्रेशन को डेवलप करते हैं। तो कॉजेज ऑफ एग्रेशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्रीवियस लेक्चर को देख लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताऊंगी जो एग्रेशन को रिड्यूस कर सकती हैं, मिनिमाइज कर सकती हैं, कंट्रोल कर सकती हैं। देखो, आपको पता है आज हर इंसान एग्रेसिव है, चाहे आप बच्चा ले लो चाहे आप बड़ा ले लो, हर इंसान में एग्रेशन है और एग्रेशन की वजह से पर्सन वायलेंट हो जाता है। तो किस तरह से हम एग्रेशन और वायलेंस को रिड्यूस करेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको 6 स्ट्रेटजीज बताऊंगी जो एग्रेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। सबसे पहला पॉइंट है पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड नॉट एनकरेज और रिवॉर्ड एग्रेशन। देखो, कभी भी पेरेंट्स और टीचर्स को एग्रेशन को रिवॉर्ड नहीं करना चाहिए, हमेशा उसे रिड्यूस करना चाहिए, नेगेटिव रेनफोर्समेंट देना चाहिए। घरों में क्या होता है कि जो सिबलिंग होते हैं उनमें एक बच्चा जरूर एग्रेसिव होगा और दूसरे बच्चे बहुत ज्यादा पेशेंस वाले होते हैं, बहुत ज्यादा काम एंड क्वाइट होते हैं। जो बच्चा एग्रेसिव होता है वो हमेशा अपने सिबलिंग्स को मार पीट करके, उन पर रोब जमा करके उनकी चीजें छीन लेता है। और जो पेरेंट्स होते हैं वो इस चीज को अवॉइड कर देते हैं। वो क्या कहते हैं कि अभी ये छोटा है, जब बड़ा होगा तो समझ जाएगा। देखो, जब वो बड़ा होगा तो इस चीज को समझेगा नहीं, ये चीज उसकी हैबिट में डेवलप हो जाएगी। बड़ा होने पर वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा और बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाएगा, क्योंकि वो स्टबर्न बन जाता है। उसे पता है जिस चीज की वो डिमांड कर रहा है वो उसकी पूरी हो रही है। अगर डिमांड उसकी पूरी नहीं होगी बड़े होने पर तो वो एग्रेशन दिखाएगा, गुस्सा दिखाएगा, जोर जबरदस्ती वो चीजें हासिल करने की कोशिश करेगा और अगर उसे चीजें नहीं मिलेगी तो वो वायलेंट होगा। तो देखो, पेरेंट्स की ये ड्यूटी होती है कि जब बच्चा छोटा होता है तभी उसे कंट्रोल कर लेना चाहिए। अगर वो किसी चीज पर जिद करता है, गुस्सा दिखाता है, एग्रेशन दिखाता है, तो उसी समय उसे समझाना चाहिए और उसके गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, उसकी जिद को कभी भी पूरा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से अगर स्कूल में बच्चे मिसबिहेव करते हैं तो टीचर्स की भी ये ड्यूटी होती है कि उन बच्चों के लिए एक्शन लिए जाएं, उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए और वो पॉजिटिव मेजर्स लेने चाहिए जिससे उनके पर्सनालिटी में, उनके एटीट्यूड में चेंजेस लाई जा सके, ताकि जब वो बड़े हो तो उनके हैबिट में एग्रेशन और वायलेंस डेवलप ना हो। क्लियर? तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट आता है यूज ऑफ पनिशमेंट टू ब्रिंग अबाउट डिसिप्लिन शुड बी चेंज्ड। देखो, यूजुअली क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है और कोई गलती करता है तो पेरेंट्स उसे मार देते हैं। इसी तरह से स्कूल में भी टीचर्स उसे पनिश कर देते हैं, लेकिन फिजिकल पनिशमेंट को अवॉइड किया जाना चाहिए, क्योंकि जो फिजिकल पनिशमेंट होती है वो बच्चे के अंदर रिवेंज डेवलप करती है। बच्चा जल्दी से फिजिकल पनिशमेंट को भूलता नहीं है, तो बच्चे को डिसिप्लिन सिखाने के लिए दूसरे मेथड्स यूज किए जाने चाहिए। कभी भी बच्चे को फिजिकली पनिश नहीं करना चाहिए। क्लियर? थर्ड पॉइंट इज द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व एंड इमिटेट द बिहेवियर ऑफ एग्रेसिव मॉडल शुड बी रिड्यूस्ड। देखो, बच्चों के अंदर जो एग्रेशन डेवलप होता है वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से भी डेवलप होता है। जब बच्चे टीवी पर एग्रेसिव मूवीज देखते हैं, एग्रेसिव सीरियल्स देखते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स देखते हैं जिसमें ज्यादा मारपीट होती है, ज्यादा तोड़फोड़ होती है, तो उनके बिहेवियर में भी ये चीजें डेवलप हो जाती है। जब बच्चे मोबाइल फोन पर जो वीडियो गेम खेलते हैं उसमें ज्यादा एग्रेसिव गेम खेलते हैं तो उनका बिहेवियर उसी के अकॉर्डिंग डेवलप हो जाता है। वो भी अपने बिहेवियर में, अपने एटीट्यूड में,
अपनी पर्सनालिटी में उन चीजों को इनकलकेट कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं और बड़े होने पर वो ये चीजें एग्जिबिट करते हैं अपने बिहेवियर में। तो बच्चों को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हमें बिल्कुल नहीं देनी चाहिए जिससे उनके अंदर एग्रेशन और वायलेंस डेवलप हो। जो प्रोग्राम, जो सीरियल, जो मूवीज वो देखते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, ज्यादा मारकाट वाली, तोड़फोड़ वाली नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से जो बच्चे वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं वो भी ज्यादा एग्रेसिव और वायलेंट नहीं होने चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज पोर्ट्रेइंग एग्रेशन एज हीरोइक बिहेवियर शुड बी अवॉइडेड। देखो यूजुअली क्या होता है, जब हम फिल्म देखते हैं तो एग्रेशन को हीरोइक एक्ट दिखाया जाता है। जो हीरो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है, किस तरह से वो विलन को मारता है, उसकी बॉडी बहुत स्ट्रोंग होती है। तो जब बच्चे इस तरह की चीजें देखते हैं तो उनकी पर्सनालिटी में भी ये चीजें बिल्ट हो जाती हैं, वो भी इस तरह की चीजें ही सीखने लग जाते हैं। वो क्या सोचते हैं कि अगर हम भी हीरो की तरह से स्ट्रांग बन जाए, अपनी बॉडी बना ले, तो हम भी एग्रेशन और वायलेंस के थ्रू दूसरों से अपने काम करवा सकते हैं, दूसरों से अपनी बातें मनवा सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जहां पर एग्रेशन को हीरोइक एक्ट दिखाया जाता है, ऐसी चीजें बच्चों को नहीं दिखानी चाहिए। बच्चों को बिल्कुल नॉर्मल मूवीज और नॉर्मल चीजें ही दिखानी चाहिए ताकि उनके अंदर एग्रेशन और वायलेंस डेवलप ना हो। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज पॉवर्टी एंड सोशल इनजस्टिस शुड बी रिड्यूस्ड which leads to frustration, aggression and violence। देखो यूजुअली क्या होता है कि जो लोग पुअर होते हैं वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये फीलिंग डेवलप हो जाती है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, सोशल इनजस्टिस होता है, सोसाइटी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें मिलनी चाहिए लेकिन नहीं मिल रही। सोसाइटी में पुअर और रिच का गैप बहुत ज्यादा है। जो लोग पुअर हैं वो पुअरर बनते जा रहे हैं और जो रिच है वो मोर रिच बनते जा रहे हैं। तो इस तरह की मेंटालिटी जब पुअर के अंदर डेवलप हो जाती है तो वो फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, और जब पर्सन फ्रस्ट्रेटेड होता है तो वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, वायलेंट हो जाता है और वो क्राइम कमिट करता है। तो इस तरह की जो मेंटालिटी है पुअर की, उसे हमें रिड्यूस करना चाहिए। पुअर को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज का फील्ड हो। हर फील्ड में जो लोग पुअर होते हैं उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि उनके अंदर लेस फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो और सोसाइटी में वायलेंस और क्राइम मिनिमाइज हो। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज inculcate positive attitude towards peace and harmony like महात्मा गांधी promoted non-violence। देखो हमें बच्चों के अंदर ऐसी वैल्यूज इनकलकेट करनी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए जो पीस को डेवलप करती हो, नॉन वायलेंस को डेवलप करती हो। बच्चों को हमें ये सिखाना चाहिए कि अगर कोई पर्सन तुम्हारे सामने एग्रेसिव है तो तुम्हें बिल्कुल भी एग्रेशन नहीं दिखाना, क्योंकि जो काम आप पीस और हार्मनी से कर सकते हैं वो कभी भी एग्रेशन और वायलेंस से अचीव नहीं कर सकते। जैसे देखो महात्मा गांधी ये प्रमोटर थे नॉन वायलेंस के, ये हमेशा नॉन वायलेंस के थ्रू ही हार्मनी और पीस डेवलप करना चाहते थे सोसाइटी में। तो जो चीज हम पीस और हार्मनी के थ्रू अचीव कर सकते हैं वो कभी भी हम एग्रेशन और वायलेंस के थ्रू अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि देखो अगर आप किसी के सामने एग्रेशन दिखाएंगे, उसके साथ मारपीट करेंगे, वायलेंट होंगे, तो वो पर्सन भी रिवेंज जरूर लेगा। तो इस तरह से ये जो चीज है ये डेवलप होती जाएगी और ये जो बदले की भावना है ये कभी भी खत्म नहीं होगी। तो हमें हमेशा पीस और हार्मनी को प्रमोट करना चाहिए, कभी भी वायलेंट नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो अगर हम इन 6 स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं तो हम एग्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, वायलेंस और क्राइम को सोसाइटी से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो होपफुली सारे पॉइंट्स आपको रिड्यूसिंग एग्रेशन के समझ में आ गए होंगे। अब मैं ले रही हूँ अगला टॉपिक, दैट इज हेल्थ। क्या होती है हेल्थ?
देखो हेल्थ ये वर्ड बहुत ज्यादा फेमिलियर है। अगर मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि हेल्थ क्या होती है, तो आपका जवाब क्या होगा? द मियर एब्सेंस ऑफ डिजीज इज नोन एज हेल्थ। एक पर्सन जो फिजिकली फिट है, उसको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, तो वो पर्सन हेल्दी होगा। देखो हेल्थ की ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। देखो WHO का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है हेल्थ के बारे में कि एक पर्सन को हेल्दी कब कंसिडर किया जाता है? जब पर्सन फिजिकली, साइकोलॉजिकली, सोशली, स्पिरिचुअली वेल हो, तब हम कहेंगे कि ये पर्सन हेल्दी है। फिजिकली तो आपको पता है कि पर्सन के किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, वो फिजिकली फिट है, तो ये होगा फिजिकल वेलबींग। दूसरा है साइकोलॉजिकल वेलबींग। साइकोलॉजिकल वेलबींग का मतलब क्या है कि पर्सन को किसी तरह की कोई मेंटल इलनेस ना हो, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ना हो, किसी तरह का कोई स्ट्रेस या डिप्रेशन ना हो। दूसरा, अगर लाइफ में कोई स्ट्रेस या डिप्रेशन आ भी जाता है तो उसे वो इजिली ओवरकम कर पाए, इजिली वो उसे हैंडल कर सके। तो अगर पर्सन के अंदर ये सारी क्वालिटीज है तो वो पर्सन साइकोलॉजिकली भी फिट होगा। इसी तरह से उसका सोशल वेलबींग भी स्ट्रोंग होना चाहिए। सोशल वेलबींग का मतलब क्या हुआ कि जब पर्सन सोसाइटी में रहता है तो सोशली डिजायरेबल वे से उसका बिहेवियर होना चाहिए। कभी भी उसके अंदर एंटी सोशल एक्टिविटीज डेवलप नहीं होना चाहिए। उसके अंदर शेयरिंग और केयरिंग स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि जब वो सोसाइटी में रहता है तो उसे दूसरों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है, तो उसे भी हेल्पफुल नेचर का होना चाहिए। तो पर्सन सोशली वेलबींग तभी होगा जब उसके अंदर सारी क्वालिटीज होंगी जो सोशली डिजायरेबल है। इसके साथ साथ आता है स्पिरिचुअल वेलबींग। स्पिरिचुअल वेलबींग का मतलब क्या हुआ कि पर्सन के अंदर एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो यहाँ एग्जिस्ट होता है तो क्यों एग्जिस्ट होता है, उसका बर्थ हुआ है तो क्यों हुआ है, वो यहाँ प्रेजेंट है तो क्यों है, क्या रीजन है जो वो यहाँ प्रेजेंट है। उसे अपने प्रेजेंस के बारे में पता होना चाहिए कि मेरा यहाँ लाइफ में जो एग्जिस्टेंस है उसका क्या यूज है। तो जब पर्सन के अंदर फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग होती है तो हम कहेंगे कि वो पर्सन हेल्दी है। समझ में आ गया? अब देखो इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फिजिकल डिसेबिलिटी डज नॉट मीन अनहेल्दी। फॉर एग्जाम्पल, बाबा आमटे एंड स्टीफन हॉकिंस suffered from crippling disease। देखो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल डिसेबिलिटी को हम कभी भी अनहेल्दी कंसिडर नहीं करते। एक पर्सन जिसका हाथ काम नहीं करता, पैर काम नहीं करता या वो चल नहीं सकता, तो कभी भी आप उसे ये नहीं कहेंगे कि ये पर्सन अनहेल्दी है, क्योंकि उस पर्सन का जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है, सोशल वेलबींग है, वो स्ट्रोंग हो सकता है, तो उसे हम अनहेल्दी कंसिडर नहीं कर सकते। इसका देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे बाबा आमटे और स्टीफन हॉकिंस, ये दोनों ही क्रिपलिंग डिजीज से सफर कर रहे थे, लेकिन इन्होंने अपने फील्ड में ग्रेट कंट्रीब्यूशंस दिए हैं, तो इन्हें हम कभी भी अनहेल्दी कंसिडर नहीं करेंगे। तो आपको समझ में आया, जो लोग फिजिकल डिसेबिलिटी से सफर करते हैं उसे आप कभी भी अनहेल्दी नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका माइंड स्ट्रोंग होता है। दूसरा, वो सोशल इंटरेक्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो उन्हें भी हम कहेंगे कि ये लोग हेल्दी हैं। क्लियर? अब देखो हेल्थ के बारे में दो तरह के व्यूज हैं। एक तो है ट्रेडिशनल एशियन कल्चर का व्यूज और दूसरा है वेस्टर्न कल्चर का व्यूज। जो ट्रेडिशनल एशियन कल्चर है इसमें आता है इंडियन व्यूज, चाइनीज व्यूज और लैटिन अमेरिकन व्यूज। इन लोगों का मानना क्या है? गुड हेल्थ मीन्स बैलेंस ऑफ एलिमेंट्स इन द बॉडी। देखो हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना है। कौन कौन से 5 एलिमेंट्स हैं? इसमें आती है अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ये 5 चीजें हैं जिनसे मिलकर हमारी बॉडी बनी है। अगर इन 5 चीजों में बैलेंस है,
इसका मतलब हम हेल्दी है, हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। अगर इन 5 चीजों में इम्बैलेंस हो जाता है, कोई ज्यादा हो जाता है, कोई कम हो जाता है, तो हम बीमार हो जाते हैं और हमारी हेल्थ डिटीरियोरेट हो जाती है। तो ट्रेडिशनल एशियन कल्चर का ये मानना है कि अगर हमारे 5 एलिमेंट्स में हार्मनी है, बैलेंस है, तो हमारी गुड हेल्थ कंसिडर की जाती है। और अगर इन 5 एलिमेंट्स में इम्बैलेंस हो जाता है तो हम इल हो जाते हैं, हमारी हेल्थ डिटीरियोरेट हो जाती है। क्लियर? अब देखो, जो वेस्टर्न कल्चर है उसका क्या व्यू पॉइंट है हेल्थ के लिए। जो वेस्टर्न कल्चर है वो मानता है गुड हेल्थ मीन्स बॉडी एज फुली फंक्शनिंग मशीन विदाउट एनी ब्लॉकेज। देखो, जो वेस्टर्न कल्चर है वो क्या कहते हैं कि हमारा जो शरीर है ये एक मशीन है। जब मशीन में सारे पार्ट्स प्रॉपरली फंक्शन करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी गुड हेल्थ है। लेकिन अगर किसी पार्ट में कोई ब्लॉकेज आ जाती है तो इसका मतलब हुआ कि हमारी हेल्थ डिटीरियोरेट हो गई, हम इल हो गए। तो वेस्टर्न कल्चर हमारी बॉडी को एक मशीन मानता है कि जब मशीन के सारे पार्ट्स प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं तो हमारी गुड हेल्थ है। और अगर हमारी बॉडी के किसी पार्ट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई गड़बड़ी हो गई, तो इसका मतलब है कि हमारी हेल्थ खराब हो गई, हमारी इल हेल्थ हो जाती है, हमारी हेल्थ डिटीरियोरेट हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि ट्रेडिशनल एशियन कल्चर का व्यू पॉइंट क्या है हेल्थ के बारे में और वेस्टर्न कल्चर का क्या है, क्योंकि ये डिस्टिंक्शन में कई बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। क्लियर? अब मैं आपको बता रही हूँ कि WHO ने ये भी बताया है कि जो लोग डेवलपिंग कंट्रीज में मरते हैं वो किस रीजन की वजह से मरते हैं, और जो डेवलप्ड कंट्रीज में मरते हैं वो किस रीजन की वजह से मरते हैं। देखो, इन डेवलपिंग कंट्रीज पीपल डाई ड्यू टू कम्युनिकेबल डिजीज लाइक TB, HIV, AIDS, malaria, etc. While in developed countries due to cancer, heart disease और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा है कि जो कंट्रीज डेवलपिंग है जैसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यहाँ पर लोगों की जो डेथ होती है वो होती है कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? जो बीमारी एक से दूसरे को लग जाती है, जैसे TB है, HIV, AIDS है, मलेरिया है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। तो इन डिजीज की वजह से लोगों की डेथ होती है। क्योंकि देखो, हो सकता है जो ये कंट्रीज हैं ये ओवर पॉपुलेटेड हैं, हमारा जो लोगों से इंटरेक्शन होता है वो ज्यादा होता है, तो इस वजह से यहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर डेथ के कॉज होते हैं कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो हार्ट से रिलेटेड होते हैं, और यहाँ पर लोगों को साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी बहुत ज्यादा होते हैं। देखो, जो लोग वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, ज्यादा उनका सोशल इंटरेक्शन नहीं होता, तो उनका जो भी स्ट्रेस होता है, जो भी प्रॉब्लम होती है वो अपने माइंड में ही रखते हैं, वो किसी के साथ शेयर नहीं करते। इस वजह से उन्हें साइकेट्रिक डिसऑर्डर बहुत ज्यादा होते हैं। ये ज्यादा मेंटली स्ट्रोंग नहीं होते, ये मेंटली इल होते हैं। तो ये इन दोनों का डिस्टिंक्शन है कि डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज में लोगों की जो डेथ होती है वो किस रीजन की वजह से होती है। क्लियर? तो होपफुली आपको हेल्थ के बारे में समझ में आ गया होगा। आज मैं हेल्थ के बारे में इतना ही लूंगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से फैक्टर्स है जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। क्लियर? देखो, ये जो चैप्टर 8 है ये मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है, एक ही टॉपिक बचा है जो मैं कल ले लूंगी। होपफुली पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।